हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं जियोग्राफी क्लास 10 चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये जो है लेक्चर मेरे द्वारा है, स्वप्निल कुमार झा के द्वारा, और आप लोग आज देख रहे हैं स्वप्निल क्लासेज यूट्यूब चैनल। तो ये लेक्चर आप हम लोगों के साथ लेक्चर नंबर 4 हो गया, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 4 आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हम लोगों ने जो कुछ भी देखा था उसमें हम लोगों ने क्या सब देख लिया था। हम लोगों ने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर में सबसे पहले देखा था कि किस तरीके से टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में देखा था हम लोगों ने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एजेंडा 21, रिसोर्स प्लानिंग, है ना, लैंड रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, इन सब को देखा था। लैंड यूटिलाइजेशन किस तरीके से है, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया किस तरीके से है ना। तो इस सब चीज़ों को देखा था। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड द कंजर्वेशन मेजर्स। लैंड डिग्रेड हुआ है और उसको कंजर्व किस तरह से किया गया है उसके बारे में पूरा का पूरा लेक्चर आज डेडिकेटेड रहेगा। तो वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन टू। मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर में भी कहा बताया था कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि जो कुछ भी रिसोर्सेज हमें मिले हैं, दिस इज़ नॉट द गिफ्ट फ्रॉम आवर एंसेस्टर, इट इज़ द लोन फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन। तो हमने जिस तरीके से हमारे पास आया है वैसा का वैसा रिसोर्सेज हमारे आने वाले जनरेशन को भी मिलना चाहिए, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोगों ने जो लैंड को शेयर किया है पास्ट के जनरेशन के साथ, तो वैसा ही हमें फ्यूचर के जनरेशन के साथ भी शेयर करना है, ठीक है। 95% of our basic needs for the food, shelter and clothing are obtained from land। आप देख लीजिए 95%, 95% जो भी बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा और मकान, है ना, क्या मतलब फूड शेल्टर और क्लोथिंग, तो ये कहाँ से मिलता है हमें? हमारे लैंड से ही मिलता है, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से ये जो है वो लैंड का जो है वो डिग्रेडेशन हो गया है, बट हैव ऑल्सो एग्रेवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू लैंड। हमने इसको एक्टिविटीज़ के थ्रू अपने सुविधा के लिए इसको यूज़ किया है। हमने यहाँ से फूड निकाला है, हमने शेल्टर खोजा है ज़मीन पे, हमने इसी में उपजा करके क्लोथिंग के लिए कपड़े बनाने के लिए भी हमने व्यवस्था करी है। लेकिन इस सब के चक्कर में हमने इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर लिया है कि हमारा जो लैंड है वो अब डिग्रेड होता चला जा रहा है, ठीक है। देखते हैं, एट प्रेजेंट देर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। देख लीजिए कितना बड़ा संख्या है, 130 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। इसके बाद में कह रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 28% ऑफ इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया। ऐसा एरिया जो फॉरेस्ट के रूप में था और वो डिग्रेड हो गया है, 28% ऐसा एरिया है। 56% ऑफ इट्स वाटर इरोडेड एरिया। वाटर इरोडेड मतलब वाटर था वहाँ पे, वाटर बॉडीज था और वो ख़राब हो चुका है। एंड द रेस्ट इज़ अफेक्टेड बाय सेलाइन एंड अल्कलाइन डिपोजिट्स। केमिस्ट्री में पढ़ते हो गए आप लोग, सैलिनिटी, अल्केनिटी, एसिडिटी। तो अल्कलाइन क्या हो गया, जो बेसिक वाला था, है ना, हाइड्रोजन कहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, वो सब। तो हाइड्रो ऑक्साइड वाला जो होता है वो हिंदी में क्षार बोलते हैं ना। तो ये सैलाइन हो गया जो नमकीन हो गया, और अल्कलाइन हो गया जो बेसिक हो गया। तो ये हमारे पास जो हमारे कारखानों से जो डिपॉजिट्स निकलते हैं, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, वो सैलाइन और अल्कलाइन नेचर के होते हैं। उसको हम लोग ऐसे ज़मीन पे फेंकते चले जा रहे हैं, पानी में बहाते चले जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, सैलिनिटी और अल्कलिनिटी बढ़ रही है ज़मीन पे भी और पानी में भी। तो इसकी वजह से लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। अच्छा, पानी में अगर हम कुछ अल्कलाइन चीज़ मिलाते हैं या सैलाइन चीज़ मिलाते हैं तो उससे ज़मीन कैसे ख़राब हो जाएगी? अरे उसी पानी को तो फिर हम लोग सिंचाई के लिए यूज़ करेंगे, तो जो ज़मीन पे ही डालेंगे ना, तो फिर वो क्या हो जाता है, घूम फिर करके लैंड पे ही आता है, ठीक है। तो लैंड पे आने के से वो क्या हो जाता है, कंटामिनेटेड हो जाता है, हमारा लैंड डिग्रेड हो जाता है, ओके। सो सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ पौधों को काट देना। ओवर ग्रेजिंग मतलब हद से ज़्यादा, जितना उसमें पेड़ पौधे नहीं उससे ज़्यादा जानवरों को वहाँ पे छोड़ देना ताकि जानवर उसको चढ़ जाएँ, खा जाएँ, ठीक है। माइनिंग एक्टिविटी, खदान से खोद करके कोयले और वगैरह तेल, सोना, चांदी वगैरह निकालना, है ना। एंड द क्वारिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। ये जो देखो ह्यूमन एक्टिविटीज़, हमारा जो ग्रीड है कि हम इतना पैसा कमा ले ज़मीन से निकाल के, इसकी वजह से क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रहा है,
ठीक है। अब ये पाई चार्ट आप देखिए, ये जो वेस्ट लैंड है इंडिया में, ये 2000 का डेटा है, हालांकि ये पुराना डेटा हो चुका है, लेकिन एनसीईआरटी में यही चीज़ अवेलेबल है तो हमने यही दिया। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो सबसे वास्ट प्रपोर्शन है 56%, ये वाटर इरोडेड एरिया है। उसके बाद में सेकेंड नंबर 28% जो है वो फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया है। आप देख लीजिए यहाँ पे पाई चार्ट में सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है, ग्रीन कलर से दिखाया गया है। सेलाइन एंड अल्कलाइन लैंड 6% है, जो कि सबसे लीस्ट है। ठीक है। और विंड एरोडेड एरिया कौन सा है, 10%। ठीक है। तो विंड एरोडेड मतलब हवा की वजह से जो है वो एरिया ख़राब होता है, मतलब जैसे मिट्टी वहाँ से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो वहाँ का जो मिट्टी का क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ऊपर के लेयर में क्या होता है, ह्यूमस होता है। टॉप लेयर में पढ़ेंगे आज हम लोग, बताऊँगा मैं इसके बारे में। ठीक है। अच्छा, चलिए इसके आगे देखते हैं। ये माइनिंग साइट्स जहाँ पे माइन खोद करके कोयला सोना वगैरह निकाला जाता है, दैट आर अबंडेंट आफ्टर एक्सकवेशन, मतलब वहाँ पे जब एक्सकवेशन ख़त्म हो जाता है तो उसको अबंडेंट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, परित्यक्त कर देते हैं, रिक्त छोड़ देते हैं, वैसे ही खाली छोड़ देते हैं। सो वर्क इज कंप्लीटेड, वहाँ पे वर्क तो कंप्लीट हो चुका है। लिविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवर बर्डनिंग, वहाँ पे क्या होता है, डीप स्कार्स बहुत ही गड्ढे जैसा हो जाता है, मतलब वहाँ से खोद खोद के निकालते हैं। और जो ट्रेसेस ऑफ ओवर बर्डनिंग का मतलब, उसके देखो क्या होता है, खदान जब खोदते हैं ना तो ऊपर का पूरा एरिया नहीं हटाते हैं। ठीक है। ऊपर मतलब पूरा आपको ज़मीन दिखाया कि बहुत अच्छा है, लेकिन नीचे खोद के निकाल दिया है, तो उससे क्या हो जाता है कि जो नीचे में गैप बन जाता है वहाँ पे ऊपर की ज़मीन का और जो रोड वगैरह बना हुआ है उसका क्या होता है, ओवर बर्डनिंग हो जाता है, तो धीरे धीरे वो धंस जाएगा उसमें। ठीक है। जैसे स्टेट का नाम मैं आप ले लेता हूँ जहाँ पे खदान का ज़्यादा माइंस वगैरह माइन साइट है वहाँ पे, है ना। तो ये कहाँ है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू द माइनिंग हैव कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन, मतलब इसके इन सब जगहों पे डिफॉरेस्टेशन की वजह से, माइनिंग की वजह से, ठीक है, की वजह से क्या हो गया है, लैंड डिग्रेडेशन। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो डिफॉरेस्टेशन किया गया है ये माइनिंग करने के लिए किया गया है। इसके वजह से दो नुकसान हो गए, एक तो पेड़ भी कट गए, ऊपर से माइनिंग भी किया तो वहाँ पर खोद के निकाल लिया। ठीक है। तो उसको क्या करना चाहिए, कहा जाता है कि उसको फिल कर देना चाहिए, लेकिन लोग फिल नहीं करते, क्योंकि फिल करने में भी वहाँ पे फिर वर्कर लगेंगे, फिर पैसे लगेंगे, है ना। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे खर्चे बचाने के लिए लोग उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो बड़े बड़े खदान के मालिक लोग हैं वो लोग। ठीक है। In states like Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra, overgrazing is one of the main reason of the land degradation। इस सब एरिया में क्या हो जाता है, ऐसे ही घास वगैरह कमी, थोड़ा सा प्लेट्यू वाला जगह है ना ये महाराष्ट्र वाला जगह। ठीक है। तो यहाँ पे घास वगैरह थोड़ा सा कम है। ठीक है। लेकिन फिर भी जो जितना भी पोर्शन है वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग, मतलब जितना घास है उससे कहीं ज़्यादा जानवर जो है उसको खाते हैं, उसकी वजह से वो ज़मीन क्या आते हैं, बैरन लैंड हो जाता है। थोड़े दिन में वहाँ पे घास ही नहीं उगेगी तो क्या हो जाएगा, थोड़े दिन में वो रेतीली ज़मीन हो जाएगी, सैंड हो जाएगा वहाँ पे, है ना। इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन, मतलब हद से ज़्यादा वहाँ पे एक हद से ज़्यादा जब आप वहाँ पे पानी इरिगेशन डालने लगोगे, पानी का छिड़काव करने लगोगे तो क्या हो जाता है, वाटर इज वहाँ पे लॉगिंग, वहाँ पे वाटर जमा होने लग जाता है, वाटर लॉगिंग शुरू हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, लीडिंग टू इंक्रीज इन द सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी इन द सॉइल, उस जगह में सैलिनिटी यानी नमक की मात्रा बढ़ जाती है और अल्कैलिनिटी यानी बेस की मात्रा भी बढ़ जाती है उस सॉइल में, क्योंकि वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो रहा है। ठीक है। तो वाटर लॉगिंग हो रहा है। अब इसके देखो एक्चुअली इसका कारण क्या होता है कि जब खेतों में पेस्टिसाइड्स वगैरह आप डालते हो, यूरिया डालते हो, फर्टिलाइजर्स डालते हो, मैन्योर डालते हो, तो उस सब में क्या होता है, उस सब में सैलिनिटी, अल्कलिनिटी, सब चीज़ों से मिल करके ही सामान बनता है ना, वो जो यूरिया वगैरह बनता है। तो उसका जो कुछ ना कुछ गुण है वो पानी के साथ घुल करके वो ज़मीन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। उसकी वजह से बाद में वहाँ पर सैलिनिटी लेवल बढ़ जाता है, अल्कलिनिटी लेवल बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, वो ज़मीन ख़राब हो जाती है। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या याद रखना है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा माइनिंग के लिए, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र लैंड डिग्रेडेशन क्यों होता है वहाँ पे, ओवरग्राजिंग की वजह से। ठीक है। और पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ओवर इरीगेशन के लिए। तो ये दो तीन एग्जाम्पल सबके याद रखोगे तो आपका काम बन सकता है, एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। लास्ट में है कि द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री, लाइमस्टोन ला करके उसको चूर किया जाता है, चूरा बनाया जाता है, चकनाचूर कर दिया जाता है। ठीक है। मतलब पाउडर लाइक स्ट्रक्चर, तभी वो सीमेंट बनता है लाइमस्टोन का। एंड कैल्साइट एंड द सोप स्टोन फॉर सेरामिक इंडस्ट्री, सेरामिक समझते हो ना
आपके घर में जो वॉश बेसिन है जो होती है वो किस चीज़ से बनती है, सेरामिक्स से बनती है ना। सो फॉर सेरामिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। तो जब इसका क्रशिंग किया जाता है ना तो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐश उड़ता है, मतलब डस्ट उड़ता है। वो भी क्या करता है, एटमॉस्फेयर में पार्टिकुलेट मैटर का मात्रा को बढ़ा देता है। पार्टिकुलेट मैटर का मतलब जो छोटा छोटा पार्टिकल है जो आपको ऐसे आंखों से दिखाई नहीं देता है, बहुत ही माइन्यूट होते हैं, लेकिन जब हम सांस लेते हैं ना तो हमारे सांस में वो हवा के थ्रू एंटर कर जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, हमारे फेफड़े वगैरह में वो क्लॉटिंग कर जाता है, तो बाद में फेफड़े संबंधी बीमारियां हो सकती है। ठीक है, इसकी वजह से कहा जाता है कि हमारे एटमॉस्फेयर को दूषित करता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा दिल्ली एरिया में क्या हो जाता है, जो स्टबल बर्निंग करते हैं ना हरियाणा वगैरह वाले इलाके में, स्टबल बर्निंग मतलब खेती ख़त्म होने के बाद जो मटेरियल बच जाता है उसको जला देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, उसके जो ऐश हैं वो हवा में उड़ने लग जाते हैं। तो वो उसके वजह से हमारे दिल्ली में क्या होता है, धुंध छा जाती है पूरे तरीके से। और धुंध छाने की वजह से वो क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर का संख्या क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, जो सांस लेने में हमें तकलीफ होती है। ओके, सो इट रिटार्ड्स the process of infiltration of water into the soil after it settles down on the land। अब क्या हुआ, क्या 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 कहा इसका, जैसे ही वो सेरामिक मटेरियल जो है वो उड़ करके ज़मीन पे बैठेगा तो ये पोरस नहीं होता। पोरस का मतलब इसमें इतने ज़्यादा स्पेस नहीं होते हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कि पानी वहाँ से परकुलेट होकर के नीचे जा सके। तो जैसे ही ज़मीन के लेयर पे ये पूरा बैठ जाएगा तो वहाँ से पानी को सेटल डाउन नहीं होने देगा, मतलब हमारा वाटर रिचार्ज का जो सिस्टम है वो नहीं हो पाता, वो ऊपर ही ऊपर उसको रोक देता है, वाटर का इनफिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। सो इन रिसेंट ईयर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इन इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स का मतलब क्या हुआ, देखिए ऐसा हर एक चीज़ जो इंडस्ट्री से निकलता है और वो खराब है, ठीक है, इफ्लुएंट्स का मतलब ही खराब समझ लो एक तरीके से, जो भी वहाँ का अवशिष्ट पदार्थ है, वहाँ का बेकार है, कहाँ का, कारखाने का, इंडस्ट्री का, उसको या तो आप पानी में बहा देते हो या फिर देखो जैसे फ्लाई ऐश और ये सेरामिक का जो फाइन डस्ट है ये देखो एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया। तो इसका क्या हो रहा है, वो जाकर के ज़मीन पे बैठ रहा है या पानी में अगर मिल रहा है तो इस सब से क्या हो रहा है, कहीं पे वाटर पर्कोलेशन में दिक्कत होती है, कहीं पे सैलिनिटी बढ़ जाता है, पानी में गर्म, जैसे कहीं पे किसी इंडस्ट्री से मान लो बहुत गरम गरम पानी निकलती है, मान लो उसका वेस्ट प्रोडक्ट में गरम पानी निकलती है, उसको आप डायरेक्ट मिला देते हो किसी नदी के पानी में, तो क्या होगा, जहाँ पे पानी मिलेगा वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा और टेम्परेचर के बढ़ जाने से उस एरिया में मछली वगैरह नहीं पनप पाएंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वाटर का वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो उस एरिया का जो भी जीव जंतु है वो मर जाएगा, उसी में सड़ेगा, उसी में गलेगा, तो फिर क्या होगा, बैक्टीरिया पनपेगा, इस तरीके से पानी भी स्टेल होने लग जाता है। अगर रुका हुआ वाटर है तो पूरी तरीके से ख़राब ही हो जाएगा, चलता हुआ वाटर है तो कुछ कुछ हद तक संवरने की भी चांस है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में गर्म पानी मिलाया गया तो फिर तो वो भी ख़राब होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लैंड डिग्रेडेशन किस तरीके से होगा, लेकिन इसको सॉल्व करने का भी कुछ तरीका होगा। चलिए देखते हैं। पहला है एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्राजिंग कैन हेल्प टू द सम एक्सटेंट। मतलब क्या हुआ, एप देखो जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होगा वहाँ पे एफॉरेस्टेशन करना है। पेड़ को कट रहा है, अगर कोई काट रहा है पेड़ को तो वहाँ पे क्या करना है, आपको पेड़ लगाने हैं। अब जैसे जुलाई है, जुलाई का मौसम है, अभी जुलाई 2020 में गवर्नमेंट ने अभी वन महोत्सव का ये किया है, आयोजन किया है। मतलब आप ये मानसून का मौसम है, यहाँ पे आप अपने घर में या कहीं पे भी जहाँ पे ज़मीन मिले वहाँ पे पेड़ लगाइए, कम से कम गमले में ही एक पेड़ लगाइए। क्या होगा, मानसून के मौसम में वाटर डालने की टेंशन नहीं होती है, पेड़ जल्दी लग जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना चाहिए। अगर हम लोग अपने बर्थडे पे एक एक पेड़ लगाने लग जाएं तो भी बहुत ज़्यादा होगा। आप सोच लीजिए अगर आप 60 साल जिएंगे और अगर आपकी उम्र अभी मान लो बहुत ज़्यादा होगी तो 20 साल होगी, उतना होगा भी नहीं। ठीक है, 15 साल या 20 साल होगी। ठीक है, जो भी है, आप आने वाले सालों तक कम से कम जब तक जियोगे 40-50 पेड़ तो लगा ही दोगे, है कि नहीं। तो उतना कम बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक आदमी के लिए उतना पेड़ लगा दिया तो बहुत बहुत काफ़ी है। और अगर आपको प्यार है तो फिर तो लगाते रहो। ठीक है, और लगाना भी चाहिए। ठीक है, मैं भी अपने गार्डन में वगैरह में लगाता हूँ थोड़ा थोड़ा, गमले वगैरह में, यहाँ पे तो उतना है नहीं फिर भी, है ना। तो इस तरीके से तो एफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्राजिंग मतलब जितना एरिया में घास उपलब्ध है उसके अकॉर्डिंगली ही जानवरों को वहाँ पे जाने देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा को वहाँ पे भेज दो तो क्या करेंगे, सारा चढ़ के खा जाएंगे, है ना। तो मतलब अकॉर्डिंगली वहाँ पे जाने देना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेड्स ऑफ प्लांट्स, control on the overgrazing, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes on the
आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक द लैंड डिग्रेडेशन। ओके, देखो प्लांट ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट, देखो प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ मतलब क्या होता है कि जहाँ पे शेल्टर बने, मतलब बड़े बड़े पेड़ लगाने के लिए, मतलब छोटे पेड़ लगाओगे तो ही वो जाकर के बड़े बनेंगे ताकि वो बाद में किसी को शेल्टर दे सके। तो शेल्टर बेल्ट कहने का मतलब एक तरफ से बड़े बड़े पेड़ लगाए गए हैं एक तरीके से, ठीक है, यही समझ लो कि पेड़ लगाने की बात हो रही है यहाँ पे। कंट्रोल ऑन ओवरग्राजिंग, मैंने आपको बता ही दिया। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स का मतलब होता है कि हवा के उड़ने की हवा की वजह से जो जो सैंड है वो उड़ने लग जाता है, तो एक जगह से दूसरे जगह सैंड का फ्लो हो जाएगा, तो क्या होगा, ज़्यादा एरिया में रेगिस्तान हो जाएगा, समझ रहे हो। तो उसको रोकने के लिए सैंड वाले इलाके में थ्रोनी बुशेस मतलब कांटेदार झाड़ियाँ जो होती हैं उसको लगाया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पानी की ज़रूरतें कम होती है कांटेदार झाड़ियाँ को, तो इसके वजह से वहाँ पे वो सस्टेन कर सकते हैं कांटेदार झाड़ियाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट में कह रहा है कि प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स, जो भी वेस्ट लैंड है उसका मैनेजमेंट कीजिए। किस तरीके से, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, मतलब अगर आप वहाँ पे खदान से निकाल रहे हैं तो प्रॉपर ऐसे निकालिए कि कुछ एनवायरमेंटल लॉस ना हो, उसको खाली छोड़ के मत आए, उसको फिल कर दीजिए, ठीक है। प्रॉपर डिस्चार्ज कीजिए, मतलब उसको ट्रीट करने के बाद ही। डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, मैंने भी बता दिया। रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन द इंडस्ट्रियल एंड सबर्बन एरियाज, तो भी जो कुछ भी इंडस्ट्री से निकलते हैं उसको ट्रीट करने के बाद ही एटमॉस्फेयर में या तो पानी में या फिर हवा में, जहाँ पे भी आप उसको रिलीज करते हैं, ट्रीट करने के बाद ही उसको कीजिए, अच्छे से उसको प्रोसेस कर लीजिए ताकि इन्वायरमेंटल लॉस ना हो किसी को, ना तो हवा ख़राब हो, ना तो पानी ख़राब हो, ना तो ज़मीन ख़राब हो, ठीक है, समझ में आया। किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए इस तरीके से। तो अब देखिए सॉइल एज ए रिसोर्स में क्या देखना है कि सॉइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सॉइल जो है हमारे नेचुरल रिसोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट और रिन्यूएबल है, मतलब ये क्या हो रहा है, रिन्यू होता है, कुछ कुछ दिनों पे ये अपने आप बनता है, टाइम लगता है इसमें लेकिन ये बनता है। इट इज़ अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ यहीं पे होता है, एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स ऑन अर्थ। दुनिया में जितनी भी चीज़ें आप देखते हो जो रह रहे हैं वो कहाँ रह रहे हैं, अर्थ पे ही तो रह रहे हैं, ठीक है। द सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम, तो ये सॉइल क्या है, एक तरीके का लिविंग सिस्टम है, यहाँ पे सब हम लोग रहते हैं, जिंदा रहते हैं। सो इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। आप सोच लीजिए जो ऊपर का लेयर जो हम लोग देखते हैं उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो इसीलिए मिट्टी का जो लैंड का जो सही तरीके से जो क्या कहते हैं उसका उपयोग होना चाहिए, मतलब उसको कंटामिनेट ना करिए, उसको अच्छे से रखिए, ठीक है। रिलीफ क्या है, रिलीफ पेरेंट रॉक एंड बेड रॉक, climate, vegetation and other forms of life and time are important factor in the formation of soil. रिलीफ का मतलब क्या हो गया, जो ज़मीन का जो थोड़ा सा उठा हुआ एरिया होता है ना उसको रिलीफ बोलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। पेरेंट रॉक एंड बेड रॉक, जो बेड रॉक मतलब जो रॉक वाला एरिया है वो एक तरीके से रॉक वाला प्लेन समझ लो, ठीक है। क्लाइमेट समझते ही आप लोग, वेदर क्लाइमेट है, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है, वेदर और क्लाइमेट है ना। उसके बाद में वेजेटेशन एंड, वेदर और क्लाइमेट पता है ना, क्लाइमेट मतलब पर्टिकुलर टाइम इंटरवल का, और वेदर मतलब क्या होता है, हाँ मतलब बहुत दिनों से जो उसका एक बोलेंगे जैसे क्या कहते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका कंटिनेंट की अगर बात करें तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट गर्म है, तो जो बहुत टाइम के बाद में आता है तो उसको क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। और वेदर क्या होता है, जो है वो ये होता है मतलब कम टाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखिए कि वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एट द टाइम एंड द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्म्स ऑफ सॉइल, तो ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए, ठीक है। बीच में से क्या बोलते हैं उसको, गाड़ी वगैरह गई तो डिस्टर्ब हुआ, उसके लिए सॉरी। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर एक्टिविटी, जब डिकम्पोजिशन, ये सब भी जरूरी है, ठीक है। सो कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इन सब की वजह से ही फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होता है। तो केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेज विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंटेड, केमिकल चेंज भी होना चाहिए और ऑर्गेनिक चेंज भी होना चाहिए, दोनों में से कुछ भी अगर नहीं हुआ तो उस तरीके से वो डेवलप नहीं करेगा जो उसका होने का तरीका है, ठीक है। सो सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटीरियल्स। ऑर्गेनिक का मतलब ह्यूमस, ह्यूमस का मतलब सबसे अपर लेयर में जो बनता है, जो क्या होता है पेरिसेबल थिंग्स के सड़ने गलने से ही बनता है, ठीक है, वो आप याद रखिएगा, ऑर्गेनिक थिंग होता है वो, इतना याद। देखिए सॉइल प्रोफाइल में एक पिक्चर दिखाता हूँ, इसके बाद मैं ये लेक्चर खत्म करूँगा। ये पिक्चर में क्या कह रहा है, जो टॉप सॉइल है जिसको अपर लेयर सॉइल बोलते हैं, उसी में बनता है हमारा ह्यूमस। सेकेंड नंबर जो सब सॉइल, वेदर्ड सॉइल, रॉक एंड सॉल्ट
सिल्ट क्ले जो बोलते हैं वो क्या बोलता है, रॉक से बनता है, ठीक है। और नीचे होता है उसके सबस्टम विदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, ये पूरे के पूरे हार्ड रॉक होते हैं। और सबसे नीचे होते हैं अनविदर्ड पेरेंट बेड रॉक। यहाँ पे अनविदर्ड का मतलब क्या हो गया, ये एक चत्तीदार मतलब पैटर्न में होते हैं, ये आपका सबसे नीचे का लेयर हो जाता है, ठीक है। सो अनवेदर्ड है ये, मतलब अनवेदर्ड का मतलब जो किसका हिंदी में कहते हैं क्षरण, मतलब वहाँ से ख़राब नहीं हुआ, मतलब वहाँ से घर्षण लग करके रगर लग करके वहाँ से कुछ भी हटा नहीं हो, मतलब अनविदर्ड मतलब किसी भी तरीके से डैमेज्ड ना हो, ठीक है। पेरेंट बेड रॉक उसको बोलते हैं, ठीक है, सबसे नीचे वाला लेयर। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये यूनिट ख़त्म कर लिया है। यूनिट ख़त्म नहीं किया है हालांकि, एक और क्लास होगा इसके ऊपर, वो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स वगैरह उसमें थोड़ा सा बाकी है, वो अगले क्लास में हम लोग ख़त्म करेंगे। आज के लिए तब तक इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सबा खैर। बस लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन।